स्टूडेंट, अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं परमाणु द्रव्यमान से स्टार्ट करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, अपने जो इससे पहले के जो लेक्चर हुए थे उन लेक्चर के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि जो द्रव्यमान है और भार में अपने अंतर स्पष्ट कर चुके हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। फिर द्रव्यमान को मापन के लिए, द्रव्यमान के मापन के लिए जो रासायनिक प्रयोगशाला में अपने वैश्लेषिक तुले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपने अध्ययन किया था। तो अपने होते हैं वैश्लेषिक तुले से अपने क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का मापन किया जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ पर द्रव्यमान जो मापन करना है वो किसका करना है, अपने को यहाँ पर जो टॉपिक बन रहा है वो परमाणु। और परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। अपने कहते हैं कि परमाणु, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर अपने कह चुके हैं कि परमाणु किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। तो सूक्ष्मतम इकाई होने के कारण से इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो वैश्लेषिक तुले से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो आज के समय में, तो अगर अपने बात करें कि परमाणु द्रव्यमान के मापन के लिए हमारे पास द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो आज के समय तो द्रव्यमान को मापन किससे किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको बोला जाता है, इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आज अपने द्रव्यमान को मापा जा सकता है। लेकिन बात कर रहे हैं अपने पुराने समय की, तो पुराने समय में ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी थी ये नहीं थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, उसके कारण से द्रव्यमान को मापन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। तो इसके लिए क्या किया गया, किसी एक को इकाई माना गया। इकाई किसको मानेंगे, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या होता है, सबसे कम होता है या जो सबसे छोटे आकार का होता है, उसे अपने क्या किया गया, एक इकाई के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लिया गया। इस पद्धति को अपने क्या कहा जा सकता है, सापेक्षिक पद्धति कहा जा सकता है। ठीक है, क्या नाम दिया जा सकता है इसको, द्रव्यमान के मापन की सापेक्षिक पद्धति। अब सापेक्षिक पद्धति क्या, किसी के सापेक्ष अपने क्या करते हैं, द्रव्यमान का मापन करते हैं। अब सापेक्ष कैसे, जैसे मैं कहता हूँ कि ये चौक और इस चौक, दोनों चौकों की अगर मैं बात करता हूं तो ये चौक है, ये जो चौक है अपने पास ये वाला, ये चौक इस चौक की तुलना में अपने कहते हैं 5 गुना ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो अपने का 5 गुना ज़्यादा भारी। अपने यहाँ पर कहा कि ये अपने पास एक चौक तो ये था, अपने पास एक चाक का टुकड़ा है। ठीक है, और एक चाक का टुकड़ा अपने पास ये है। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि ये वाला जो चौक है, इस चौक से ये चौक कितना गुना भारी है, मैंने कहा कि ये चौक इससे 5 गुना ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर, मेरे को इस चौक का द्रव्यमान पता नहीं है, मैंने सिर्फ तुलना की है, सापेक्षता की इसके बाद बताई है कि इस चौक की तुलना में ये चौक 5 गुना ज़्यादा भारी है। तो ऐसी पद्धति को अपने क्या कहा जाता है, सापेक्षिक पद्धति कहा जाता है कि किसी एक की तुलना के आधार पर अपने दूसरे के द्रव्यमान की क्या किया जा सकता है, उसके साथ उसके तुलनात्मक रूप से क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। ये अध्ययन क्यों किया जाता था, क्योंकि परमाणु का आकार क्या था, बहुत छोटा था और उसके मापन की जो पद्धति या मापन का कोई हमारे पास तरीका उस समय तक उपलब्ध नहीं था। ठीक है, इसके लिए अपने जो पद्धति प्रयोग में लेते थे वो कौन सी पद्धति प्रयोग में ली जाती थी, सापेक्षिक पद्धति को प्रयोग में लिया जाता था। और वहां पर जो उस समय जो सापेक्षिक पद्धति की अगर अपने बात करें तो सापेक्षिक पद्धति के रूप में अपने हाइड्रोजन परमाणु का चयन किया गया। सापेक्षिक पद्धति के रूप में जिस पदार्थ का जो चयन किया गया था या जिस परमाणु का चयन किया गया वो परमाणु कौन सा था हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु का अपने सापेक्षिक पद्धति के अंदर चयन किया गया। अब हाइड्रोजन परमाणु का चयन क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा परमाणु होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु को सबसे छोटा परमाणु माना गया और सबसे छोटा परमाणु होने के कारण से सापेक्षिक पद्धति के अंदर इसका चयन किया गया। यहाँ पर छोटा शब्द न लेकर अपने कहता हूँ कि सबसे हल्का, क्योंकि अपने द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान के अंदर अपने कह सकता हूँ कि सबसे हल्का जो परमाणु है, जिसका सबसे जो लाइट परमाणु है वो कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का चयन किया गया। ठीक है, तो अपने पास परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के अंदर सबसे पहले सापेक्षिक पद्धति के अंदर कौन से परमाणु का चयन किया गया, हाइड्रोजन परमाणु का चयन किया गया। अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु का चयन क्यों किया गया, क्योंकि
हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का परमाणु है, ठीक है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है हाइड्रोजन परमाणु का, वो द्रव्यमान कितना माना गया अपने पास, यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना मान लिया गया, 1, ठीक है। और आपने बताया कि यहाँ पर ये जो 1 है वो क्या है, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं दिया गया उस समय, ठीक है। कि जब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना माना गया, 1 माना गया, और उस 1 का कोई मात्रक नहीं दिया गया। क्यों मात्रक क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात नहीं था, ठीक है। उसको तुलना के रूप में काम में ले रहे हैं अपने पास। अगर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होता तो बात अलग थी। वहां हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान भी अपने को ज्ञात नहीं था। अपने क्या कहा कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, वो 1 कितना है, नैनोग्राम है, मिलीग्राम है या किलोग्राम है, उस चीज के बारे में अपने को नहीं पता था। चयन कर लिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा है, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ पर और उदाहरणों के रूप में कर सकते हैं अपने पास कि हमारे पास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में से एक सबसे छोटी वस्तु का चयन किया गया। और इस सबसे, जैसे अपने कह सकते हैं क्लास में अगर अपने पास आपके बुक बैग में अगर किताबें हैं और कॉपियां हैं, उन किताबों और कॉपियों में से अपने सबसे हल्की कॉपी का चयन किया गया और सबसे हल्की कॉपी का चयन करते हुए उसकी तुलना अन्य किताबों या कॉपियों के साथ अपने की गई। तो कहा गया कि जो सबसे हल्की कॉपी से ये वाली कॉपी इतने गुना भारी है, दूसरी कॉपी इतने गुना भारी है। तो इसके लिए अपने को, क्योंकि उस सबसे हल्की कॉपी का द्रव्यमान अपने को पता नहीं था, उसी तरह से हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान पता नहीं था, लेकिन ये था कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सबसे हल्का परमाणु है, इसके लिए इसका चयन किया लिया गया। और हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लिया गया, 1 मान लिया गया, और इसका कोई द्रव्यमान नहीं था, ठीक है। तो बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसके सापेक्ष ज्ञात किए गए। तो बाकी क्या किए गए अपने यहाँ पर, बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान इसके सापेक्ष ज्ञात कर लिए गए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के मापन के लिए अपने प्रयोग में लिया गया, ठीक है। परंतु आज के समय में अगर बात करें तो ये तो सबसे पहले जब परमाणु द्रव्यमान का मापन की जो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के अंदर हाइड्रोजन परमाणु का प्रयोग में लिया गया। लेकिन आज के समय में अगर अपने बात करें तो मापन पद्धति के अंदर अपने हाइड्रोजन परमाणु का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आज के समय में मापन पद्धति में या द्रव्यमान मापन पद्धति में जिस पदार्थ का या जिस परमाणु का प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। आज के समय में जो मापन पद्धति के अंदर जो प्रयोग में लिया जाने वाला जो पदार्थ है वो पदार्थ हमारे पास है कार्बन 12, ठीक है। तो आज के समय में मापन पद्धति के अंदर जिस पदार्थ का चयन किया जाता है वो पदार्थ कौन सा है, हमारे पास कार्बन 12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या इसको अपने कह सकते हैं कार्बन 12 पद्धति इसको कहा जाता है। ये जो कार्बन 12 पद्धति है, यहाँ पर इस कार्बन 12 का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन से तो मतलब हो गया C, 12 का मतलब क्या है कि इसका जो परमाणुीय द्रव्यमान है वो परमाणुीय द्रव्यमान इसका कितना है, 12। अर्थात कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है। कार्बन 12 क्या चीज है, कार्बन का एक समस्थानिक है, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना माना गया है, कार्बन 12 माना गया है। और इसको किस रूप में निरूपित करते हैं अपने, इस रूप में इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन परमाणु जो द्रव्यमान है इसे अपने क्या कहते हैं, 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या नाम दिया गया इसे, 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसे कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो अपने क्या बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दिया जाता है AMU, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। तो एटॉमिक मास यूनिट या इसको क्या बोल दिया जाता है, AMU
यू इसे कह दिया जाता है। ठीक है, तो क्या किया गया कि अब क्या किया गया कि पहले तुलना किसके साथ की गई थी, हाइड्रोजन के साथ की गई थी, लेकिन आज के समय में जो तुलना की जाती है वो किसके साथ की जाती है, कार्बन 12 की जाती है। और उसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या माना जाता है यहाँ पर आज के समय में, AMU क्या माना जाता है आज मात्रक अपने, जब से कार्बन 12 का प्रयोग में लेने लग गए तो इसका मात्रक अपने क्या प्रयोग में लेने लग गए, AMU मात्रक को आज अपने क्या करने लग गए, प्रयोग में लेने लग गए। ठीक है, तो इसकी तुलना अपने क्या की गई, अन्य तत्वों के साथ की गई, अर्थात यहाँ पर जो कार्बन 12 है उस कार्बन 12 को सापेक्ष पद्धति के अंदर अपने यहाँ पर एक प्रयोग में लिया जाने लग गया और इसे परिभाषित किया गया। परिभाषित क्या कहा गया, इसकी अगर परिभाषा देखें इस मात्रक पद्धति की तो इसमें कहा गया किसी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 1/12वां भाग से कितने गुणा ज़्यादा भारी है। ठीक है, आज की जो परिभाषा बनी वो ये बन गई कि कोई भी तत्व है वो कार्बन, किसी भी तत्व का जो परमाणु है कार्बन 12, ठीक है, जो मात्रक पद्धति के प्रयोग में लिया गया था, कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक है, उसके 1/12वें भाग से कोई तत्व कितने गुणा ज़्यादा भारी है वह उस तत्व का क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ क्या है अपने पास, जैसे यहाँ पर कहा गया कि ये मेरे पास एक कार्बन 12 का टुकड़ा है। ठीक है, कार्बन 12 का एक क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, क्योंकि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है, तो इन तीनों समस्थानिकों से जो मात्रक पद्धति के अंदर अपने जो चयन किया गया वो कौन सा किया गया, कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 का एक टुकड़ा था और इसके अपने क्या कर दिए, 12 टुकड़े कर लिए गए। ठीक है, इसको कितने भागों में बांट दिया अपने, बराबर 12 भागों में अपने इसको बांट दिया गया। ठीक है, तो इसको अपने बराबर 12 भागों में बांट लिया गया। तो इसका ये जो टुकड़ा है, ये जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जा सकता है, इस कार्बन 12 का 1/12वां भाग कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, कार्बन 12 का 1/12वां भाग कहा जा सकता है। तो इस 1/12वें भाग से कोई तत्व कितने गुणा ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर एक तुले का प्रयोग लिया और इस तुले के प्रयोग के अंदर अपने एक हिस्से में तो क्या रख दिया गया, यहाँ पर कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग है इसको प्रयोग में ले लिया गया अपने पास, और यहाँ पर जिस तत्व का द्रव्यमान मापना है उस तत्व को ले लिया गया। तो अपने कहा कि ये जो तत्व है, जैसे इस तरह के जो 1/12वें भाग के अपने यहाँ पर 3 टुकड़े अगर प्रयोग में लिए गए तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो तत्व है, इस तत्व का जो परमाणु है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुणा ज़्यादा भारी हो गया, 3 गुणा ज़्यादा भारी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 टुकड़े प्रयोग में लेते तो अपने कहते हैं 4 गुणा ज़्यादा भारी हो गया, 5 टुकड़े अगर प्रयोग में लेते तो अपने क्या कह सकते थे, 5 गुणा ज़्यादा क्या हो गया, भारी हो गया। तो इस तरह से अपने क्या किया गया, इस मात्रक के अंदर अपने यहाँ पर कार्बन 12 का 1/12वें भाग को प्रयोग में लेते हुए अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को अपने क्या किया गया, ज्ञात किया गया। ठीक है, अब अपने पास जो आज के समय में जो इसका जो मात्रक बन गया वो मात्रक क्या बन गया, एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया, और इसके साथ अपने क्या की गई, अन्य तत्वों की तुलना की गई। अब अपने बात करते हैं कि जो एक AMU, ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इसका अगर अपने ग्राम में परिवर्तित किया जाए तो ये ग्राम में मान होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एक AMU किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के तुल्य होता है। तो एक AMU का अपने यहाँ पर मान दे दिया कि एक AMU का मान कितना हो सकता है, जिसको अपने एक यूनिट माना गया, एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया। उस एक एटॉमिक मास यूनिट का अगर ग्राम में इसको तब्दील किया जाए तो ग्राम में हमारे पास मान कितना आ जाता है इसका, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाता है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें कि अगर हाइड्रोजन के एक परमाणु का अगर द्रव्यमान देखा जाए,
हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, आज अपने को पता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का अगर अपने द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें तो वो होता है हमारे पास 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो अगर अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को अगर एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अगर परिवर्तित किया जाए तो अपने क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जो व्यक्त किया गया था वो किस में किया गया, ग्राम में व्यक्त कर दिया। आज मैं अगर हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान को किस में ज्ञात करूं, अगर AMU में ज्ञात किया जाए तो AMU में जो इसका मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणु का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम और एक AMU कितना होता है 1.66 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इसको अगर हल करें तो इसको हल करने पर हमारे पास जो मान आता है वो मान कितना आएगा 1.0078। इसको हल करने पर हमारे पास मान क्या जाए 1.0078। ये मान अपने पास हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा और इसकी जो यूनिट रह जाएगी वो यूनिट क्या रह जाएगी हमारे पास AMU। ठीक है, तो अब अपने पास हाइड्रोजन का अगर AMU में अगर द्रव्यमान देखा जाए तो हाइड्रोजन का AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर जो द्रव्यमान आता है वो कितना आ जाता है हमारे पास 1.0078 AMU द्रव्यमान हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आज के समय में जो हमारे पास जो यूनिट है कौन सी AMU, इस AMU यूनिट के स्थान पर आज जो प्रयोग में लेने लगे अपने AMU को भी प्रयोग में लेना क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है अपने क्या है कि जो विज्ञान क्या होती है किसी चीज़ को सूक्ष्मतम रूप में परिवर्तित करना, तो आज अपने यहाँ पर जो AMU के स्थान पर जो प्रयोग में लेने लग गए शब्द AMU के स्थान पर आज क्या प्रयोग में लेते हैं अपने पास U को प्रयोग में लिया जाता है। क्या प्रयोग में लेते हैं अपने पास U को प्रयोग में लिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है एकीकृत द्रव्यमान। इसे क्या नाम दिया गया, U क्या चीज है हमारे पास एकीकृत द्रव्यमान। क्या है U हमारे पास एकीकृत द्रव्यमान या इसको कह सकते हैं यूनिफाइड मास। एकीकृत द्रव्यमान या इसको नाम दिया जा सकता है यूनिफाइड मास इसे कहा जा सकता है। तो इसके आधार पर अगर मैं बात करता हूं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना था तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाए 1.0078 AMU के स्थान पर अपने क्या शब्द क्या में ले सकते हैं U शब्द को प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया 1.0078 U द्रव्यमान अपने प्रयोग में लेने लग गए। क्लियर होगी चीज अपने पास कि परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है या किस तरह से परमाणु द्रव्यमान को मापा जाता है उसको अपने क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे अपने आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपने परमाणु द्रव्यमान के बारे में ज्यादा प्रचलित। तो आज अपने जो द्रव्यमान की जो इकाई काम में ले रहे हैं वो द्रव्यमान की इकाई क्या काम में ली जा रही है U इकाई काम में ली जा रही है, जिसको क्या बोला जा रहा है एकीकृत द्रव्यमान या यूनिफाइड मास इसको नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अब अपने पास बात करें कि जब हम गणना करते हैं तो कोई भी गणना या कैलकुलेशन की जाती है तो गणना या कैलकुलेशन के अंदर जो परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, तो अगर अपने कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 या अपने क्या बोलते हैं 1.008 ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपने इसको जब अपने परिवर्तित किया जाएगा यहाँ पर इसको तो अपने कहते हैं कि यहाँ पर जो 8.5 से बड़ा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1.008 U भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये बात अपने पहले कर चुके हैं। तो आज के समय में जब कोई भी गणना की जाएगी उस गणना के अंदर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.0078 प्रयोग में नहीं लेंगे या 1.008 द्रव्यमान को प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन परमाणु का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो अपने ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना मानते हैं 16 U मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है 15.99 U परमाणु द्रव्यमान प्रयोग में, वास्तविक जो परमाणु द्रव्यमान है वो ऑक्सीजन का 15.99
5 परमाणु द्रव्यमान इसका होता है। लेकिन अपने जो प्रयोग में लिया जाता है वो परमाणु द्रव्यमान कितना प्रयोग में लिया जाता है इसका? 16 परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण इसी तरह से हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना काम में लिया जाता है? 1 U काम में लिया जाता है। तो इसका मतलब ये जो परमाणु द्रव्यमान है वो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान तो नहीं है जिनको अपने गणनाओं के अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। तो गणनाओं में जो प्रयोग में लिए जाने वाले जो परमाणु द्रव्यमान है वो कौन से परमाणु द्रव्यमान है? तो किसी भी गणना के अंदर जिस परमाणु द्रव्यमान को काम में लिया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान। तो गणना के अंदर प्रयोग में लिए जाने वाले द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? औसत परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। औसत से अर्थ हमारे पास क्या है कि औसत का अर्थ हो गया जैसे कार्बन के अपने 3 समस्थानिक थे। कार्बन के कितने समस्थानिक थे हमारे पास? 3 समस्थानिक हमने कार्बन के देखे। कौन कौन से देखे अपने? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये जो समस्थानिक है इनकी अगर प्रकृति में आपेक्षिक बहुल्यता अगर देखी जाए मतलब कौन सा जो समस्थानिक है कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास जो कार्बन 12 है वो लगभग 98.89% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 98.89% कार्बन 12 प्रकृति में पाया जाता है। कार्बन 13 1.08% तक लगभग हमारे पास कौन पाया जाता है? 1.108 लगभग हमारे पास क्या पाया जाता है? कार्बन 13 प्रकृति में पाया जाता है। इस तरह से कार्बन जो 14 है वो 2 × 10⁻⁻14% प्रकृति में पाया जाता है। इन परमाणुओं के अगर द्रव्यमान देखे जाए, इनके परमाणु द्रव्यमान देखे जाए तो हमारे पास इन परमाणुओं के जो द्रव्यमान है किसमें लिए जाएं? एकीकृत द्रव्यमान में अगर देखे जाए तो हमारे पास कार्बन 12 का कितना हो जाता है? इसको मान सकते हैं 12 है इसका। कार्बन 13 का जो है 13.0033 कितना है? 13.0033 ये कार्बन 13 का द्रव्यमान है। और कार्बन 14 को जो है 14.0031 ये कार्बन 14 का द्रव्यमान है। तो अपने क्या किया गया, ये जो आंकड़े अपने को प्राप्त हुए ये आंकड़े अपने को इनके अलग अलग परमाणु द्रव्यमान अपने को प्राप्त हुए। अब अगर अपने उनका क्या ज्ञात करना है? औसत परमाणु द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है तो औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? अपने इनके औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अपने ठीक है, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे? इसको 1 में से मान लेंगे। कुल कितने अपने पास 100%, 100 में से लेकर चले। अगर अपने 1 में से लेकर चले तो 1 में से लेकर जाने पर हमारे पास जो मान आता है वो कितना आता है? 0.98 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.98 और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 12 प्लस अपने कार्बन 13 का, तो कार्बन 13 का हमारे पास कितना है? कितना आ जाएगा? 0.011 हमारे पास किसका मान आ जाएगा? हमारे पास कार्बन 13 का मान आ जाएगा। और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारे पास? 13.0033। ठीक है, इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास किसका? कार्बन 14 का। और कार्बन 14 का जो मान हमारे पास कितना आ रहा है? इसमें ऐड कितना कर देंगे अपने? 2 × 10⁻⁻14 इंटू हो जाएगा हमारे पास 14.0031। तो इन सभी मानों को क्या कर दिया जाएगा? इसमें ऐड करके अपने क्या ज्ञात कर लेंगे? इनके औसत परमाणु में द्रव्यमान को ज्ञात कर लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर इसका औसत मान अगर निकाला जाए तो हमारे पास जो औसत मान है वो कितना आ जाएगा? 12.011। तो यहाँ से इसका औसत मान कितना आ गया? 12.011 म्यू मान आ गया। तो ये कार्बन का औसत परमाणु जो द्रव्यमान है वो औसत परमाणु द्रव्यमान कितना आता है हमारे पास? 12 अपने को प्राप्त होता है। क्योंकि 12.011 लिखा है तो अपने पास अंतिम अंक क्या? 1 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? इतना ही पड़ा रहेगा। फिर ये अंक आ जाएगा, ये भी कितना अपने पास? 5 से छोटा।
तो इसको समाप्त कर देंगे, ये यहीं पर रह जाएगा। तो हमारे पास जो वास्तविक जो द्रव्यमान आ जाता है 12.0, हमारे पास कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। कैसा? औसत परमाणु द्रव्यमान अपने पास आता है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान को कैसे ज्ञात किया जाएंगे? जितने भी हमारे को इनकी अपेक्षिक बहुल्यता जो दी गई है, प्रतिशत में दी गई है, उसका गुणा उनके परमाणु द्रव्यमान से कर दिया जाएगा और सभी मानों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। जोड़कर अपने किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपने परमाणु द्रव्यमान और औसत परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने का जो तरीका देखा। अगला जो वीडियो होगा हमारे पास वो अपने परमाणु द्रव्यमान के बाद में आणविक द्रव्यमान पर करेंगे।